डीडी किसान, बदलते भारत की शान। नमस्कार, स्वागत है आपका किसान समाचार में। मैं हूं आपके साथ रेशमा। आइए नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज जल संचय जन भागीदारी पहल के शुभारंभ पर आयोजित कार्यक्रम को किया संबोधित। पहल का लक्ष्य पूरे गुजरात में लगभग 24,800 वर्षा जल संचयन संरचनाओं का निर्माण करना है। प्याज की बढ़ती कीमतों को नियंत्रण में करने और उपभोक्ताओं को राहत देने के लिए केंद्र सरकार की बड़ी पहल। बफर स्टॉक से सस्ती दरों पर ग्राहकों को उपलब्ध कराया जा रहा है प्याज। नेफेड और एनसीसीएफ के माध्यम से दिल्ली एनसीआर में प्याज 35 रुपए प्रति किलो बेची जा रही है, जबकि खुदरा में प्याज की कीमतें छू रही हैं आसमान। किसानों के विकास के लिए सरकार की बड़ी पहल। 11 करोड़ किसानों को मिलेगा यूनिक किसान आईडी कार्ड, जिससे होगी फसल और किसानों की मॉनिटरिंग। साथ ही देश के किसानों को डिजिटल पहचान देने में भी मिलेगी मदद। किसानों को यूरिया मुहैया करवाने की दिशा में सरकार का बड़ा कदम। किसान आधार कार्ड के साथ समिति से उर्वरक कर सकते हैं प्राप्त। किसानों को उनके द्वारा भेजी गई धनराशि के अनुसार समितियों को सीधे रैक से भेजी जा रही है यूरिया। अब ऑस्ट्रेलिया के लोग भारतीय अनार का लेंगे स्वाद। मेलबर्न को भेजी गई अनार की पहली खेप। बागवानी फसलों का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है भारत। और आइए अब समाचारों पर डालते हैं विस्तार से नजर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से गुजरात के सूरत में जल संचय जन भागीदारी पहल के शुभारंभ के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम को संबोधित किया। जल सुरक्षा के बारे में प्रधानमंत्री के दृष्टिकोण को आगे बढ़ाते हुए इस पहल का उद्देश्य सामुदायिक भागीदारी और स्वामित्व पर जोर देते हुए जल संरक्षण करना है और ये समग्र समाज और समग्र सरकार के दृष्टिकोण से संचालित है। इस कार्यक्रम के अंतर्गत राज्य भर में सामुदायिक भागीदारी से लगभग 24,800 वर्षा जल संचयन संरचनाओं का निर्माण किया जा रहा है। कई इंडस्ट्रीज ने कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के तहत जल संरक्षण के काम शुरू किए हैं। गुजरात ने जल संरक्षण के लिए सीएसआर का इस्तेमाल करने का एक नया कीर्तिमान बनाया है। सूरत, वलसाड़, डांग, तापी, नवसारी, मुझे बताया गया है कि सब जगहों पर सीएसआर इनिशिएटिव्स की मदद से करीब 10,000 बोरवेल रिचार्ज स्ट्रक्चर्स का काम पूरा हुआ है। और प्याज की बढ़ती कीमतों को नियंत्रण में करने और उपभोक्ताओं को राहत देने के लिए केंद्र सरकार ने बफर स्टॉक से सस्ती दरों पर उपलब्ध करवाने की बड़ी पहल की है। नेफेड और एनसीसीएफ के माध्यम से दिल्ली एनसीआर में प्याज 35 रुपए किलो बेची जा रही है, जबकि खुदरा बाजार में इसकी कीमतें 60 से 70 रुपए प्रति किलो तक है। अगले कुछ समय में देश भर में सस्ती प्याज उपलब्ध करवाई जाएगी। देश के कई इलाकों में भारी बारिश के चलते प्याज की कीमतों में बढ़ोतरी देखी जा रही है। देश के कई इलाकों में भारी बारिश के चलते प्याज की कीमतों में उछाल देखने को मिल रहा है। खुदरा बाजार में प्याज की कीमतें 70 रुपए प्रति किलो तक हैं। आम लोगों को राहत देने और प्याज की कीमतों को नियंत्रण में रखने के उद्देश्य से केंद्र सरकार ने सस्ती दरों पर प्याज उपलब्ध करवाने का फैसला किया है। दिल्ली एनसीआर में नेफेड और एनसीसीएफ 35 रुपए प्रति किलो की दर से प्याज बेचेगा।
केंद्रीय खाद्य एवं उपभोक्ता मामलों के मंत्री प्रहलाद जोशी ने करीब 40 मोबाइल वैन को हरी झंडी दिखाकर इसकी शुरुआत की। ऑनियन का प्राइस, प्याज का प्राइस जो है वो 65 70 ऐसे चल रहा है। इसीलिए हमने आज से एनसीसीएफ और नाफेड के द्वारा ये रिटेल ऑनियन रिटेल सेल का हम फ्लैग ऑफ किया है। ये तो शुरुआत में ये दिल्ली और मुंबई में होगा। आज से जो होता है ये दिल्ली और मुंबई में होगा। दैट विल बी 35 रुपीज़ पर kg एंड इन सेकेंड फेज देर कलकत्ता, अहमदाबाद, गुवाहाटी, रायपुर, भुवनेश्वर ऐसे कुछ प्रमुख शहरों में होगा। सस्ती दरों पर प्याज बेचने के लिए एनसीसीएफ ने पूरी तैयारी कर ली है और इनकी मोबाइल गाड़ियां दिल्ली और एनसीआर के अलग अलग इलाकों में जाकर लोगों को सस्ती प्याज बेच रही हैं। केंद्र सरकार के इस फैसले से आम लोगों ने खुशी जाहिर की है। बाहर तो 60-70 रुपए किलो प्याज मिल रही है, बाहर से तो आधे रेट में तो कुछ तो कम मिला है यहाँ पे। तो कुछ तो ये है कि कुछ तो वो हुआ है कि मतलब 10-15 रुपए कम तो हुआ ही है यहाँ पे। तो बहुत थोड़ा फर्क पड़ा है सर यहाँ से, इसलिए हम लोग लाइन से ले रहे हैं। ये भारत सरकार की तरफ से एक बहुत अच्छा सकारात्मक कदम है और हमें और नेफेड जैसे एजेंसीज़ को वो रिक्रूट कर मतलब हायर करते हैं इस काम के लिए और हमें काम दिया जाता है कि जैसे महंगाई बढ़े उसको नियंत्रण में लेके आया जा सके। सस्ती दरों पर प्याज बेचने की शुरुआत फिलहाल दिल्ली, एनसीआर और मुंबई से हुई है, लेकिन आने वाले दिनों में इसे देश भर में लागू किया जाएगा। अनुज यादव, डीडी न्यूज, दिल्ली। देश में डिजिटल क्रांति का हिस्सा अब किसान भी बन रहा है। केंद्र सरकार ने देश के करोड़ों किसानों के लिए डिजिटल कृषि मिशन की शुरुआत की है, जिसमें किसानों का यूनिक किसान आईडी कार्ड बनाया जाएगा। ये कार्ड आधार कार्ड जैसा ही होगा। सरकार की कोशिश है कि अगले 3 सालों तक सभी किसानों के पास यूनिक किसान आईडी कार्ड हो। इस विशेष कार्ड के माध्यम से सरकार की कल्याणकारी योजनाओं को किसानों तक पहुंचाने में मदद मिलेगी और फसलों की निगरानी भी हो सकेगी। क्या कुछ खास है इस विशेष किसान आईडी में, आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। पिछले कुछ वर्षों में भारत ने वैश्विक स्तर पर डिजिटल देश की पहचान बनाई है और डिजिटल क्रांति का लाभ कृषि क्षेत्र में भी लगातार बढ़ रहा है। ऐसे में केंद्र सरकार करोड़ों किसानों को एक यूनिक किसान आईडी कार्ड बनाने जा रही है। इस विशेष कार्ड में किसान का पूरा ब्यौरा होगा और इसी डिजिटल कार्ड के माध्यम से किसान से जुड़ी सेवाओं और कृषि से संबंधित निगरानी की जा सकेगी। किसानों को इस कार्ड से केंद्र और राज्य सरकारों की कल्याणकारी योजनाओं का समय से लाभ मिल सकेगा। यह कार्ड फसल और किसानों की मॉनिटरिंग के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। इस कार्ड के जरिए सरकार को पता रहेगा कि किसान के पास कितनी जमीन और मवेशी हैं। इसके अलावा कार्ड के माध्यम से ये भी जानकारी रहेगी कि किसान ने किस फसल की खेती की है। यह कार्ड देश के सभी किसानों को एक डिजिटल पहचान देने में मदद करेगा। यह कार्ड सरकार और किसानों दोनों के लिए काफी फायदेमंद साबित होगा। इस कार्ड के जरिए किसान आसानी से फसल बीमा और फसल लोन जैसी सर्विस का लाभ उठा पाएंगे। यहाँ तक कि गांव की जमीन के नक्शे और बोई गई फसल की जानकारी भी इस कार्ड से मिल सकेगी। यह कार्ड डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना के रूप में किया गया है। सरकार का लक्ष्य है कि चालू वित्त वर्ष में 6 करोड़ किसानों के पास यूनिक किसान आईडी कार्ड मिल जाए। सरकार का लक्ष्य है कि वित्त वर्ष 2026-27 तक योजना का लाभ देश के सभी किसानों को मिल जाए। वर्तमान में सरकार के पास 11 करोड़ किसानों का डेटा है। यह सभी किसान पीएम किसान सम्मान निधि योजना के लाभार्थी हैं। इस कार्ड के जरिए देश के किसानों को एक विश्वसनीय डिजिटल पहचान मिलेगी। देश के अन्नदाताओं को आर्थिक रूप से मजबूत करना और देश को खाद्यान्न के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बड़ा लक्ष्य रहा है, जिसमें देश अब लगातार आगे बढ़ रहा है। अनुज यादव, डीडी न्यूज, दिल्ली। और मुंबई से ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न तक भारतीय अनार की पहली खेप सफलतापूर्वक पहुंचा दी गई है। कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण एपिडा ने ये जानकारी दी। इसे एपिडा इंडिया पवेलियन में फाइन फूड ऑस्ट्रेलिया 2024 में प्रदर्शित किया गया, जिसमें भारतीय
की वैश्विक मांग और ज्यादा बढ़ गई। किसानों को अब यूरिया की कमी नहीं होगी। उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर रेलवे स्टेशन पर 2875 एमटी यूरिया की 2 रैक बुधवार को पहुंची। एआर कोऑपरेटिव विपिन कुमार सिंह ने बताया कि इफ्को यूरिया की 1500 एमटी और क्रभिको की 1375 एमटी यूरिया की रैक मिली है। जल्द ही इफ्को के डीएपी की रैक भी आने वाली है। उन्होंने बताया कि समितियों की मांग और उनके द्वारा इफ्को और कृषकों के खाते में आरटीजीएस से उपलब्ध कराई गई धनराशि के अनुसार समितियों को सीधे रैक से यूरिया भेजी जा रही है। जनपद में यूरिया की कोई कमी नहीं होने दी जाएगी। किसान आधार कार्ड खतौनी के साथ समिति से उर्वरक प्राप्त कर सकते हैं। जिला अधिकारी प्रियंका निरंजन की ओर से निरंतर उर्वरक की उपलब्धता और वितरण आदि की समीक्षा की जा रही है। 5 सितंबर को भी इफ्को के डीएपी की रैक आने की संभावना है। नई दिल्ली के भारत मंडपम में चल रहे इंटरनेशनल सोलर फेस्टिवल में सोलर एनर्जी से संबंधित कई उपकरणों को भी प्रदर्शन किया गया है। ऐसा बिजली के साथ ही सोलर एनर्जी से चार्ज होने वाला इलेक्ट्रिक मिनी ट्रैक्टर और स्टेलर भी प्रदर्शित किया गया है। किसानों के काम आने वाले ये उपयोगी उपकरण बिजली के साथ ही सोलर पावर से भी चार्ज किए जा सकते हैं। प्रदर्शनी में इसका जायजा लिया हमारे संवाददाता अजीत द्विवेदी ने। इंटरनेशनल सोलर फेस्टिवल में किसानों के लिए भी खास तौर पे इस तरीके के जो है मिनी ट्रैक्टर टिलर वो यहाँ पर प्रदर्शित किए गए हैं, लाए गए हैं, जो कि खास तौर पे जो है वो सोलर एनर्जी से चल सकते हैं और इसको चार्ज करने के लिए कोई बहुत ज़्यादा पावर की आवश्यकता नहीं पड़ती है। सोलर प्लेट के माध्यम से भी इसको चार्ज किया जा सकता है। तो कह सकते हैं कि ये सोलर एनर्जी से ऑपरेट हो सकते हैं और किसानों के लिए काफ़ी उपयोगी ये हो सकते हैं, जो कि कहीं पर भी इनको चार्ज किया जा सकता है। बिना कोई रेगुलर पावर सपोर्ट के सोलर एनर्जी से ये चार्ज हो सकते हैं। हमारे साथ जतिन कुमार जी, उनसे बात करते हैं क्या ये पूरा प्रोडक्ट है, किस तरीके से किसानों के लिए फ़ायदेमंद है। हमने ये प्रोडक्ट जो बनाया है ना, सिर्फ इसको ये बोल सकते हैं सोलर के साथ साथ ये जो घर पे हमारे बिजली आती है उससे भी चार्ज कर सकते हैं। इसकी दूसरी खास बात ये है कि हमने इसको सेम प्राइस रेंज पे रखा है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा किसान इसको ट्राई कर सकें। ये नई टेक्नोलॉजी है लेके आए हैं हम, और इसकी जो खास बात है ये कि 1 घंटे अगर इसको आप चार्ज करते हो आपका मात्र 8 से 10 रुपए का खर्चा आता है, और अगर आप एक दिन इसको 5 से 6 घंटे चलाते हैं एक चार्ज करने के बाद तो आपका मात्र 35 से 40 रुपए का खर्चा आएगा, जो कि इसको अफोर्डेबल बनाता है। सोलर से इसको चार्ज करें तो किस तरीके से कितनी देर में चार्ज होगा, कितना इसको पावर चाहिए होगा? बेसिकली ये सोलर से भी चार्ज हो सकता है और आपके जो घर पे यूनिट जो मतलब जो इलेक्ट्रिसिटी आती है उससे भी चार्ज हो सकता है। इसको चार्ज करने के लिए 6 से 7 घंटे लगते हैं और ये 6 घंटे तक का आपका बैकअप दे सकता है। काफ़ी उपयोगी जो ये उपकरण है, जो कि बैटरी और सोलर पैनल के माध्यम से चार्ज किया सकते हैं। तो ये टिलर यहाँ पर है जो कि काफ़ी उपयोगी हो सकता है किसानों के लिए, और ये भी जो है बैटरी से चलता है, रेगुलर पावर से इसको चार्ज किया जा सकता है, सोलर से भी इसको चार्ज किया जा सकता है। क्या खासियत है इसकी और किस तरीके से ये उपयोगी किसानों के लिए? जी, ये बहुत उपयोगी एक मशीन है। ये इक्विवेलेंट है, ये फुली इलेक्ट्रिक है, इसमें डीजल पेट्रोल नहीं डलता। जैसे आप अपना घर में मोबाइल चार्ज करते हैं वैसे चार्ज करो और इस्तेमाल करो। बेस्ट बात यह है इलेक्ट्रिक होने की वजह से इसमें कोई वाइब्रेशन नहीं है, साउंड नहीं है, पोल्यूशन नहीं है, और बहुत अफोर्डेबल है किसानों के लिए। मेक इन इंडिया ये प्रोडक्ट है, और ये दोनों जो प्रोडक्ट हैं ये बहुत ही कॉम्पैक्ट दिखाई दे रहे हैं लेकिन बहुत ही ज़्यादा उपयोगी हैं ये किसानों के लिए। दोनों ही इलेक्ट्रिक ये मशीनें हैं जो कि खेती किसानी में काम आती हैं। ये छोटा ट्रैक्टर और ये टिलर जो कि बैटरी से संचालित है और इसको सोलर पावर से भी इसको चार्ज किया जा सकता है। कैमरामैन शिव के साथ अजीत द्विवेदी, डीडी न्यूज, दिल्ली। और आइए अब जान लेते हैं मंडी भाव के बारे में। चालू खरीफ सीजन में मक्का की बुआई में इजाफा हुआ है। कृषि मंत्रालय की ओर से हाल ही में जारी ताजा आंकड़ों के मुताबिक साल 2024 के दौरान खरीफ मक्का की बुआई 87,27,000 हेक्टेयर में हो सकी है, जबकि बीते साल की समान अवधि के दौरान खरीफ मक्का 82,86,000 हेक्टेयर में बोया गया था। फिलहाल कृषि उपज मंडियों में मक्का की आवक सामान्य बनी हुई है। बात हाजिर भाव की करें तो एगमार्क नेट के मुताबिक देश की अलग अलग मंडियों में मक्का के भाव कुछ इस प्रकार रहे हैं।
गुजरात की दाहोद मंडी में 4 सितंबर को मक्का का भाव था 2600 रुपए। 5 सितंबर को इसके भाव में 50 रुपए की गिरावट दर्ज हुई और 2550 रुपए पर भाव आ पहुंचा। राजस्थान की मंडी में 4 और 5 सितंबर को मक्का के भाव में कोई बदलाव देखने को नहीं मिला और भाव 2400 रुपए पर बना रहा, जबकि राज्य की ही उदयपुर मंडी में इस दौरान मक्का के भाव में तेजी रही। यहां 4 सितंबर को मक्का का भाव 2350 रुपए था। 5 सितंबर को इसके सौदों में 100 रुपए की बढ़त दर्ज की गई, जिसके बाद भाव 2450 रुपए पर जा पहुंचा। मंडी में 4 सितंबर को मक्का का भाव रहा 2150 रुपए। 5 सितंबर को इसके भाव में कोई बदलाव नहीं हुआ और भाव 2150 रुपए पर बना रहा। उत्तर प्रदेश की दूसरी मंडियों में मक्का के भाव की बात करें तो गुरुवार को अलीगढ़ में मक्का का भाव रहा 2460 रुपए। एटा मंडी में भाव रहा 2250 रुपए। फर्रुखाबाद मंडी में भाव रहा 2365 रुपए पर जा पहुंचा, जबकि बहराइच मंडी में मक्का के सौदे 2250 रुपए पर हुए। इस साल कुल मक्का की पैदावार में कमी देखने को मिल रही है। कृषि मंत्रालय की ओर से जारी दूसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक साल 2023-24 के दौरान देश में कुल मक्का की उपज 324,70,000 टन होने का अनुमान जताया गया है, जो पिछले साल की 380,85,000 टन की पैदावार की तुलना में करीब 56 लाख टन कम है। अनुमान है कि कुल मक्का की उपज का असर इसके बाजार पर भी पड़ सकता है। आपको बता दें कि हाल ही में केंद्र सरकार ने विपणन सत्र 2024-25 के लिए 14 खरीफ फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी की है। सरकार के इस फैसले से किसानों को उनकी फसलों का उचित दाम मिलेगा, साथ ही आय में भी वृद्धि होगी। इन 14 खरीफ फसलों में मक्का भी शामिल है। मक्का का MSP साल 2023-24 के दौरान 2090 रुपए प्रति क्विंटल था, जिसकी MSP साल 2024-25 के दौरान 135 रुपए बढ़ाकर 2225 रुपए प्रति क्विंटल तय की गई है। चालू खरीफ सीजन में सोयाबीन की बुआई में इजाफा हुआ है। कृषि मंत्रालय की ओर से हाल ही में जारी ताजा आंकड़ों के मुताबिक साल 2024 के दौरान खरीफ सोयाबीन की बुआई 125,11,000 हेक्टेयर में हो सकी है, जबकि बीते साल की समान अवधि के दौरान खरीफ सोयाबीन 123,85,000 हेक्टेयर में बोया गया था। फिलहाल मंडियों में सोयाबीन की आवक देखने को मिल रही है। हाजिर भाव को देखें तो एक मार्केट के अनुसार गुजरात की दाहोद मंडी में 4 सितंबर को सोयाबीन का भाव था 4,625 रुपए। 5 सितंबर को इसके भाव में 5 रुपए की नरमी दर्ज की गई, जिसके बाद भाव 4,620 रुपए पर आ पहुंचा। वहीं राज्य की ही जूनागढ़ मंडी में 4 और 5 सितंबर को सोयाबीन के भाव में कोई बदलाव देखने को नहीं मिला और भाव 4200 रुपए पर ही बना रहा। इंदौर मंडी में इस दौरान सोयाबीन के भाव में गिरावट दर्ज की गई। 4 सितंबर को यहां सोयाबीन का भाव रहा 4,655 रुपए। 5 सितंबर को इसके सौदों में 1,655 रुपए की भारी गिरावट आई, जिसके बाद सोयाबीन 3,000 रुपए पर बिका। राजस्थान की कोटा मंडी में सोयाबीन के भाव की बात करें तो यहां 4 सितंबर को सोयाबीन का भाव रहा 4,500 रुपए। 5 सितंबर को इसके भाव बिना किसी उठापटक के 4,500 रुपए पर हुए। हाल सत्र 2024-25 के लिए 14 खरीफ फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी की है। सरकार के इस फैसले से किसानों को उनकी फसलों का उचित दाम मिलेगा, साथ ही आय में भी वृद्धि होगी। इन 14 खरीफ फसलों में पीली सोयाबीन भी शामिल है। पीली सोयाबीन का MSP साल 2023-24 के दौरान 4600 रुपए प्रति क्विंटल था, जिसकी MSP साल 2024-25 के दौरान 292 रुपए बढ़ाकर 4,892 रुपए प्रति क्विंटल तय की गई। आपको बता दें कि कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय की ओर से साल 2023-24 के प्रमुख कृषि फसलों के तीसरे अग्रिम अनुमान जारी किया गया। पिछले कृषि वर्ष से जायद के मौसम को रबी मौसम से अलग कर दिया गया था, जिसे अब तीसरे अग्रिम अनुमान में शामिल किया गया। इसलिए क्षेत्रफल, उत्पादन और उपज के इस तीसरे अग्रिम अनुमान में खरीफ, रबी और जायद मौसम शामिल है।
आपको बता दें कि कुल सोयाबीन की पैदावार करें तो साल 2023-24 के दौरान सोयाबीन की पैदावार 130.54 लाख मीट्रिक टन होने का अनुमान जताया गया है। और किसान इस मौसम में कैसे रखें अपनी खेती का ख्याल, आइए जान लेते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी किसान। मैं हूं एआई कृष और आज हम पश्चिम बंगाल, ओडिशा, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और तमिलनाडु में होने वाली खेती किसानी से संबंधित सलाहों के बारे में पूरी जानकारी देंगे। पश्चिम बंगाल के किसान इस मौसम में बैंगन, फूल गोभी, पत्ता गोभी और ब्रोकली की बुवाई कर लें। पश्चिम बंगाल में किसान कीवी फल को सड़न रोग से बचाने के उपाय कर लें। साथ ही यहां के किसान भिंडी को बेधक रोग से बचाने के लिए फेरोमोन जाल लगा लें। ओडिशा में इस समय टमाटर की नर्सरी लगाई जा सकती है। ओडिशा में किसान धान, मक्का, मूंगफली और सब्जियों के खेतों में जल निकासी की व्यवस्था कर लें। ओडिशा में मूंगफली में टिक्का रोग दिखाई देने पर किसान जरूरी दवाओं का छिड़काव कर लें। साथ ही यहां के किसान हल्दी के खेतों में जल निकासी की व्यवस्था भी कर लें। छत्तीसगढ़ के किसान अदरक और हल्दी के खेतों में पानी जमा न होने दें। छत्तीसगढ़ में मक्का किसान 20 या 25 दिन पहले बोई मक्का में नाइट्रोजन की दूसरी खुराक डाल लें। साथ ही यहां के किसान मक्का की फसल को खरपतवार से मुक्त रखें। छत्तीसगढ़ में ही सोयाबीन में इल्ली के नियंत्रण के लिए जरूरी दवाएं छिड़क लें। आंध्र प्रदेश के किसान कपास को रस चूसक कीट से बचाने के लिए इमिडाक्लोप्रिड का छिड़काव कर लें। आंध्र प्रदेश में मूंगफली में पत्ती धब्बा रोग के नियंत्रण के लिए हेक्साकोनाजोल का स्प्रे कर लें। साथ ही यहां रागी को ब्लास्ट रोग से बचाने के लिए जरूरी दवाएं छिड़क लें। उत्तरी आंतरिक कर्नाटक के किसान मूंग की पकी फसलों की तुड़ाई कर लें। यहां इस समय सूरजमुखी की बुवाई की जा सकती है। वहीं दक्षिण आंतरिक कर्नाटक के किसान धान, बाजरा, लोबिया और उड़द की बुवाई कर लें। तमिलनाडु में इस समय मिर्च, बैंगन, लौकी और केले के पौधे लगाए जा सकते हैं। तमिलनाडु में इस समय ज्वार और लोबिया की बुवाई की जा सकती है। इसी तरह कृषि और किसानों से जुड़ी हर महत्वपूर्ण जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए और देखते रहिए डीडी किसान। धन्यवाद। आलू बोते समय किसानों को कुछ महत्वपूर्ण बातों का जानना जरूरी है। खासकर बीज खरीदते समय सावधानी बरतें। बीज हमेशा विश्वसनीय जगह से ही खरीदें। बुआई से पहले बीज को 3% आर्गेनोम क्यूरल यौगिक 0.2% घोल में 30 मिनट तक उपचारित करें और बीज कंदों को छाया में सुखाकर ही बुआई करें। बोते समय कतार से कतार की दूरी 60 सेंटीमीटर और कंद से कंद की दूरी बीज के आकार के अनुसार रखें। मसलन 40 ग्राम भार वाले कंदों की दूरी 15 सेंटीमीटर, 40 ग्राम वाले की 20 सेंटीमीटर, 60 ग्राम वालों की 30 सेंटीमीटर और 80 ग्राम वाले कंदों की दूरी 40 सेंटीमीटर होनी चाहिए। मेड़ों में से 10 सेंटीमीटर की गहराई में बुआई करें। अच्छी फसल के लिए 7 से 10 सिंचाई की जाती हैं। पहली सिंचाई बुआई के 10 से 12 दिन बाद अंकुरण से पहले और दूसरी सिंचाई बुआई के 20 से 22 दिन बाद करें। अंतिम सिंचाई खुदाई से 10 दिन पहले करें। बेहतर होगा कि बुआई से पहले मिट्टी की जांच करा लें। आलू के लिए 1 हेक्टेयर में 180 किलो नाइट्रोजन, 60 किलो फास्फोरस और 100 किलो पोटाश चाहिए। जब पौधों की ऊंचाई 8 से 10 सेंटीमीटर हो जाए तो खरपतवार निकाल दें। आलू में झुलसा रोग का खतरा रहता है। ये बीमारी पत्ती, डंठल और कंद सब पर लगती है। इसमें पत्तियों पर हल्के पीले धब्बे दिखाई देते हैं। सलाह से इस बीमारी से बचने का उपाय करें। और खेती किसानी के साथ साथ आइए नजर डाल लेते हैं कुछ और महत्वपूर्ण खबरों पर। खास खबर में बीजेपी ने जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के प्रचार में पूरी ताकत झोंक दी है। पार्टी ने दूसरे चरण के लिए स्टार प्रचारकों की सूची जारी कर दी है।
राज्यपाल सीवी आनंद बोस ने विधानसभा द्वारा पारित अपराजिता विधेयक के साथ तकनीकी रिपोर्ट भेजने में विफल रहने पर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की आलोचना की है। आरजीकर मेडिकल कॉलेज भ्रष्टाचार मामले में ईडी ने संदीप घोष और उससे जुड़े करीबियों के ठिकानों पर छापेमारी की है। कोलकाता और उसके आसपास करीब 6 जगहों पर ईडी ने छापे मारे हैं। अयोध्या में एक नाबालिग दलित बालिका के साथ दुष्कर्म के 7 आरोपी शहवान को पुलिस ने मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया है। भाजपा सदस्यता अभियान ने इतिहास रच दिया है। भाजपा ने 3 दिन में 1 करोड़ का आंकड़ा पार कर लिया है। बीजेपी के आईटी सेल के प्रमुख अमित मालवीय ने भाजपा सदस्यता अभियान को सफल करार देते हुए इसे डिजिटल चमत्कार बताया है। सरकार ने आमदनी और योग्यता पर आधारित राष्ट्रीय छात्रवृत्ति योजना के अंतर्गत वर्ष 2024-25 के लिए चुने गए प्रतिभाशाली विद्यार्थियों के लिए आवेदन करने की समय सीमा इस महीने की 30 तारीख तक बढ़ा दी है। उत्तर प्रदेश के चंदौली जिले के दाऊदपुर दाखी गांव में एक जंगली जानवर ने सो रहे 6 ग्रामीणों पर हमला कर दिया। सभी घायलों को चकिया संयुक्त जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में हरतालिका तीज के अवसर पर गंगा घाट पर महिलाएं व अन्य श्रद्धालु स्नान और पूजा के लिए पहुंचे। केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि देश में व्यापार करने में सुगमता के लिए एक वास्तविक तर्कसंगत सिंगल विंडो महत्वपूर्ण है। उन्होंने नई दिल्ली के यशोभूमि राज्यों के उद्योग और वाणिज्य मंत्रियों के सम्मेलन उद्योग समागम में ये बात कही। आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने कहा कि चालू वित्त वर्ष के लिए रिजर्व बैंक ने 7.2% की विकास दर का अनुमान लगाया है। आईएमएफ ने भारत के लिए अपने विकास अनुमान को संशोधित कर 7% पर रखा है और विश्व बैंक ने भी वित्त वर्ष 2024-25 के लिए भारत के विकास पूर्वानुमान को 7% तक बढ़ा दिया है। तो किसान समाचार में फिलहाल इतना ही। अनुमति दें। नमस्कार।